फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में कहानी के थ्रू एक पढ़ेंगे। टोटल 4 तरह के प्रोसेस होंगे। एक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, दूसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट, तीसरे में टेम्परेचर कांस्टेंट और लास्ट प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट का लेन देन सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं होगा। तो कहानी कैसा है कि 4 भाई थे एक साथ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 4 भाई थे। चारों भाई एक बार फैसला किए कि हम लोग चलो एक घर बनाते हैं। चारों भाई अलग अलग एक एक घर बनाएंगे। तो घर बनाने के लिए वो एक ठेकेदार यानी बिल्डर के पास एक गए घर बनवाने के लिए। तो सबसे पहले शत्रुघ्न भाई गए सबसे पहले। तो शत्रुघ्न भाई यहाँ पे जब इसके पास गए तो कुछ पैसा देंगे घर बनाने के लिए। तो जो आप पैसा ठेकेदार को दे रहे हैं, जितना पैसा आप ठेकेदार को दे रहे हैं, उसको मैं ये मान रहा हूँ कि आपने इतना पैसा दिया, इतना पैसा ठेकेदार को दिया और ठेकेदार ने आपको इतने पैसे का काम किया, उसने वर्क मतलब काम किया और बाकी पैसा वो बचा लिया मतलब खुद रख लेगा। किसी को भी भाई आप काम करने के लिए देंगे, कोई भी ठेकेदार को रोड बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, घर बनाने के लिए कुछ भी देंगे, पूरा बना लेगा तो बेचारा क्या रखेगा अपने पास बताइए। उसका भी घर चलना चाहिए कि नहीं। तो वो कुछ तो पैसा रखेगा ना, आपका काम कर रहा है, समय स्पेंड कर रहा है आपके काम में वो। तो शत्रुघ्न भाई पहुँचे इसके पास, इन्होंने उसको कुछ पैसा दिया। तो उस पैसा का मान लेते हैं इन्होंने उसे 100 रुपये दिए, तो 100 रुपये का वो 20 रुपया रखा और 80 रुपये का घर बना दिया। तो 20 रुपया मतलब अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाया और 80 रुपये का काम किया। तो ऐसे प्रोसेस में P कांस्टेंट रहा। प्रेशर अगर कांस्टेंट हम रखें तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रखने पे हीट देना पड़ेगा सिस्टम को आपने कुछ हीट दिया और सिस्टम अपना कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाया। जैसे कुकर के अंदर आप खिचड़ी पका रहे हैं, उस पर पानी दाल सब डाले हुए हैं कुकर के अंदर। तो आप नीचे से बर्नर ऑन किए, ठीक है, तो उसमें से हीट जा रहा है यानी कि पैसा आप दे रहे हैं। और कुकर के अंदर जो खिचड़ी है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, खिचड़ी जो है उसमें पानी ये सब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। और वर्क डन कब होगा, जब वो पूरा वेपर बन जाएगा और गैस उसमें बन के सीटी मारेगा। तो ऐसे मैकेनिकल वर्क हो गया कि नहीं। सीटी जब ऊपर आएगा तो कुकर में खाना पक जाने के बाद तो वर्क डन हो गया। तो आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उससे अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ऐसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है उसका, और बाद में कुछ काम भी हो रहा है। काम मतलब मैकेनिकल वर्क से यहाँ रिलेशन है। पिस्टन ऊपर उठना चाहिए, तब बोला जाएगा सिस्टम काम किया। तो कांस्टेंट प्रेशर अगर रखेंगे तो ये तीनों काम होगा, मतलब बिल्डर को पैसा देंगे, वो अपना कुछ रखेगा और घर भी बनाएगा। परंतु जब भरत भाई पहुँचे तो भरत भाई बोलते हैं कि हम भी कांस्टेंट पे प्रोसेस कराएंगे। ऐसा काम है इनका कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है भाई। तो इनमें क्या होगा, ये तीनों नहीं होगा, इनमें ये वाला चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो पिस्टन ऊपर उठेगा ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम उतना का उतना ही रखना है। तो यानी बिल्डर को इन्होंने पैसा तो दिया, लेकिन बिल्डर कुछ काम किया नहीं, पूरा पैसा बचा लिया, खा लिया इनका पैसा। भरत भाई काफ़ी परेशान हो गए भाई, पूरा पैसा दिए, घर और कुछ बनाया नहीं और बिल्डर फरार। अभी लक्ष्मण भाई घर बनवाने के लिए गए बिल्डर के पास। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हमको T कांस्टेंट पे घर बनवाना है, टेम्परेचर कांस्टेंट इनको चाहिए, ऐसा प्रोसेस कराना है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का, और टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल में रैंडमनेस नहीं आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा नहीं। तो यानी जब लक्ष्मण जी पैसा दिए, DQ यानी हीट दिए या पैसा दिए, तो बिल्डर कुछ भी पैसा नहीं रखा, अपना इंटरनल एनर्जी नहीं बनाया ईमानदारी से कि भाई लक्ष्मण जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, पूरा राम जी का सेवा किए हैं पूरा ज़िंदगी, तो उनको पूरा का पूरा काम कर दिया। बिल्डर कुछ भी पैसा इनका खाया नहीं। 100 रुपया मान के चलें, 100 रुपया दिए तो 100 रुपया का इनका पूरा काम करके दे दिया। बेचारा बिल्डर नहीं लिया कि आप भगवान हैं, आपसे क्यों ले पैसा। राम जी की बारी आती है तो इस प्रोसेस को क्या बोले, आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिए। टेम्परेचर कांस्टेंट वाले को क्या बोल दिए, आइसोथर्मल प्रोसेस।
फिर इसको आइसोकोरिक बोलते थे, भरत जी जो प्रोसेस से दिए बिल्डर को पैसा। शत्रुघ्न जो दिए थे उसको आइसोबैरिक बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसमें। अब राम जी की बारी है। राम जी में क्या है कि डेल्टा क्यू जीरो, भाई भगवान से कौन पैसा लेगा, तो डेल्टा क्यू ही जीरो हो गया। मतलब आप बर्नर ऑन किए ही नहीं, बर्नर ऑन किए ही नहीं, अब हीट कुछ बिल्डर को दिए ही नहीं, पैसा दिए ही नहीं, वो अपना पैसा लगाकर, वो बिल्डर यानी सिस्टम जो था अपना एनर्जी से आपका काम कर दिया। यानी बिल्डर अपना पैसा खर्च करके और आपका काम कर रहा है, पैसा कुछ भी नहीं ले रहा है, हीट सिस्टम से नहीं ले रहा है, या सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा रहा है, या सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं जा रहा है हीट, यानी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ना तो बिल्डर राम जी को पैसा दिया, ना राम जी से पैसा लिया, वो अपने ही इंटरनल एनर्जी से, अपने ही पैसा से बिल्डर ने काम कर दिया, राम जी का काम पूरा हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें राम जी से पैसा नहीं लिया जाता है, अपने पैसे के खर्च पे बिल्डर उनका पूरा भवन तैयार कर देता है, यानी अपने पैसे पे काम कर देता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोले, एडियाबैटिक। तो समझ में आया, शत्रुघ्न जी जो काम करवाए उसको बोले आइसोबारिक, भरत जी जो काम करवाए उसको आइसोकोरिक, लक्ष्मण जी जो काम करवाए उसको आइसोथर्मल, और राम जी का जो काम हुआ वो एडियाबैटिक। क्लियर। अब एक एक सारे प्रोसेस में हम लोग वर्क डन निकालना सीखेंगे कि वर्क डन कैसे निकालेंगे, और उसका एक एग्जांपल लेंगे कि न्यूमेरिकल में कैसे पता करेंगे कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, कैसे पता चलेगा न्यूमेरिकल में, उसका एग्जांपल करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, सारे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है ये सारा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोसेस के साथ। पहला प्रोसेस है हमारा जिसमें भरत जी आ गए हैं। पहले भरत जी का काम कर लेते हैं, भरत जी को, तब शत्रुघ्न जी का बारी आएगा। तो शत्रुघ्न जी में प्रेशर कांस्टेंट रखना है और भरत जी के काम में वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है हमें। तो इसको आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक, दो नाम है इनका। भरत जी जो प्रोसेस से घर बनवा रहे हैं अपना, इनका नाम है आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक, दो प्रोसेस है भाई। ठीक है सर। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो प्रेशर और टेम्परेचर बदलेगा, तीन वेरिएबल पीवीटी होता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी और टी बदल सकता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है। पी बाई टी, चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और एन आर तो कांस्टेंट रहेगा ही, कुकर के अंदर रख दिए हैं सब, तो वो निकल कर बाहर थोड़े आएगा उसके अंदर का दाल नमक ये सब। तो ये दोनों नंबर ऑफ मोल और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू 8.31 होता है, ये दोनों तो कांस्टेंट रहेंगे। और चूंकि वी भी कांस्टेंट है इसलिए पी और टी प्रोपोर्शनल हो गया, पी प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि पी इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू टी, तो पी बाई टी कांस्टेंट, तो पी बाई टी हो गया कांस्टेंट। आइसो कौन सा प्रोसेस चल रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इस प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन है P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, ऐसे लिखते चलेंगे। यानी P बाई T हो गया भैया कांस्टेंट। वर्क डन तो कुछ किया ही नहीं था बिल्डर, वॉल्यूम ही नहीं चेंज हो रहा है, तो वर्क डन कैसे होगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन जीरो हो गया। अब जो भी हीट दिए उसका दो काम होता है, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ता है या वर्क होता है। अब इसमें बिल्डर चोर है, आइसोकोरिक नाम है प्रोसेस का, तो वर्क डन किया ही नहीं है, तो जो भी पैसा दिए भरत जी वो पूरा खा गया, अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा लिया। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NFR/dt/2, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में फॉर्मूला है कि n मोल का इंटरनल एनर्जी होता है n टाइम्स R डेल्टा T/2 और F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मोनो एटोमिक का 3 होता है, डाई एटोमिक का 5 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला FRT/2 और n लगा देना है नंबर ऑफ मोल के लिए। तो Q इक्वल टू Q, चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Q का एक ये भी फॉर्मूला होगा NCV डेल्टा T। Q का फॉर्मूला हो गया NCV डेल्टा T और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर हो गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन होता है 0। इक्वेशन, ये प्रोसेस इक्वेशन होता है P/T इक्वल टू कांस्टेंट
और हीट गिवन या हीट टेकन आउट ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला होगा एन सी वी डेल्टा टी। सी वी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है हीट गिवन टू अ सिस्टम टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। कितने अमाउंट को? 1 मोल। यानी 1 मोल किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए जितना हीट चाहिए उतने हीट को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इंटरनल एनर्जी भी समझ गए सर, और हीट लेन देन का भी कहानी हम समझ गए। कैलोरीमेट्री में ये था एन सी वी डेल्टा टी। अब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ अगर बनाए तो चूंकि मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, ये ऐसा ग्राफ होगा। अगर टेढ़ा होगा तो वॉल्यूम चेंज होने लगेगा ना, ऐसे ग्राफ जाएगा तो ये ऐसे होगा ग्राफ। ऐसा क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ऐसे में भी तो v बढ़ने लगेगा, v को तो कांस्टेंट रखना है ना, तो v कांस्टेंट है। तो इसका स्लोप क्या आपको दिख रहा है? स्लोप dp बाई dv करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो स्लोप तो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनता है उसी को बोलते हैं, तो tan 90 इनफाइनाइट। सो इसका स्लोप प्रेशर वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे रखेंगे तो स्लोप dp बाई dv चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर चेंज कर दिए इधर वॉल्यूम और इधर प्रेशर कर दिए, अब क्या होगा गुरुजी? तो इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है भाई, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो वाई एक्सिस वाला कांस्टेंट, तो ऐसे ग्राफ होगा। क्योंकि देखिए वाई एक्सिस में भी कांस्टेंट है, अगर टेढ़ा हुआ तो देखिए v चेंज होने लगेगा। ऐसा ग्राफ हो गया तो v देखिए बढ़ने लगेगा, तो ऐसे रहेगा। अब इसका आप देख सकते हैं कि जीरो स्लोप है, ऐसे फ्लैट है, तो dv वाई एक्सिस पे लेकिन है, इस बार वाई एक्सिस पे v है, तो स्लोप होता है वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस में चेंज, तो dv बाई dp। और इसका स्लोप चूँकि जीरो है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसलिए जीरो मैंने लिख दिया। तो स्लोप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, तो स्लोप यहाँ निकालेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो इनफाइनाइट। और वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो स्लोप निकालेंगे इसका, तो फ्लैट ऐसे हो जा रहा है एक्स एक्सिस के, तो स्लोप जीरो आएगा। स्लोप समझ गए। अब दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या दुनिया से तू डरती है या कदर नहीं मेरे प्यार की। 2 बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की। 2 बात और है, एग्जाम्पल है 2 बात में कि कौन से प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ये आइसोकोरिक है। तो मेल्टिंग में अगर जब मेल्ट होता है तो वॉल्यूम में बहुत कम चेंज होता है, मतलब बर्फ़ जब पानी बनता है पिघल कर तो पानी का वॉल्यूम और बर्फ़ के वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज रहता है। तो जब वॉल्यूम में चेंज बहुत स्मॉल हो यानी मेल्टिंग के टाइम पे, तो उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को, क्योंकि उसमें वॉल्यूम लगभग कांस्टेंट रहेगा। कुकर में गर्म करना आइसोकोरिक है, क्योंकि कुकर का फैलता थोड़े है, पिस्टन मूवेबल थोड़े है कुकर का। प्रेशर कुकर एक है तो उसमें खाना पका रहे हैं तो उतने ही दूर तक वॉल्यूम है। प्रेशर कुकर में कोई गैस रख के उसको गर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन भर दिए एक कुकर और उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे उसको तो उसका वॉल्यूम कुकर का सीटी नहीं मारने देना है। जब तक सीटी नहीं है, सीटी मराएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सीटी नहीं मारने देना है, तो वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो प्रेशर कुकर में गर्म करेंगे कोई चीज़ तो या हीट प्रोवाइड करेंगे उसको, तो इसको भी आइसोकोरिक लेकर सॉल्व कर सकते हैं। जय भरत भैया। भरत भैया की कहानी ख़त्म हुआ। अब आइए शत्रुघ्न भैया का आ जाता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर का यूनिट बार होता है, तो आप याद कर सकते हैं कि आइसो प्रेशर नहीं करके आइसोबारिक उसका यूनिट के नाम पे पड़ा है। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है इसमें? v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी इक्वल टू एनआरटी को बोलते हैं और इसको प्रोसेस इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? ये पी वी इक्वल टू एनआरटी को। और इसमें चूंकि p कांस्टेंट है भैया, p कांस्टेंट है और nr तो पहले ही बोला कि सर हम तो पहले से कांस्टेंट है ना,
क्योंकि नंबर ऑफ मोल कंटेनर में उतना ही है, बाहर से 4 मोल 5 मोल और नहीं रखना है। और आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और पी बोल दिया आपने कि ये शत्रुघ्न भैया पी कांस्टेंट रखते हैं, तो वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो टी नीचे आ जाएगा, तो वी बाई टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वी बाई टी कांस्टेंट हो गया। पिछले बार क्या कांस्टेंट था गुरुजी? पिछले बार पी और टी कांस्टेंट था, पी इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी था। इस बार क्या आया, वी इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू टी, v इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू टी, तो ये नीचे आइए तो v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। तो v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट को बोल देंगे प्रोसेस इक्वेशन। क्या हो गया ये भाई, प्रोसेस इक्वेशन। अच्छा सर, अब वर्क डन भी बता दीजिए। प्रोसेस इक्वेशन बता दिए, तो अगला क्या बता दीजिए, वर्क डन। वर्क डन का तो वही पुराना कहानी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम v1 फाइनल वॉल्यूम v2। p चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है भैया, तो प्रेशर आ जाएगा बाहर, क्योंकि पब्लिक लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वेरिएबल खाली करता है। तो कांस्टेंट है पब्लिक और वेरिएबल है सब आर्मी वाले हैं, तो आर्मी वाले पार्टिसिपेट करेंगे। तो डीवी का इंटीग्रेशन वी होता है और अपर लिमिट v2 और लोअर लिमिट v1, तो v2 माइनस v1 हो गया। तो वर्क डन भी चलिए सर पता चल गया। इसमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ हीट जो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। यानी ये शत्रुघ्न भैया का तो पूरा काम हुआ है कि बिल्डर को पैसा दिए हैं तो कुछ खाया भी है पैसा और कुछ का काम भी किया है। तो फ्रैक्शन ऑफ हीट यानी जितना भी इन्होंने हीट दिया डेल्टा क्यू, जितना भी पैसा दिया उसका कितना फ्रैक्शन अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाया बिल्डर और कितना फ्रैक्शन उसका वर्क किया। मतलब 100 रुपया दिए तो मान लीजिए वो 20 रुपया बचा लिया उसमें, तो 20/100। और 80 रुपये का काम किया तो 80/100 यहाँ लिखना है। तो वही फ्रैक्शन निकालना है कि 100 रुपया में से कितना रुपया का काम, कितना रुपया वो खाया और कितना दिए थे 100, और कितना का काम किया और कितना दिए थे, यही रेशियो निकालना है। तो फ्रैक्शन ऑफ हीट टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ हीट टू डू वर्क, दोनों निकालना है। तो पहले ये निकालते हैं कि अपना इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ाया। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, NCV डेल्टा टी। ये कहाँ से आ गया गुरुजी NCV डेल्टा टी? क्योंकि देखिए भाई Q होता है डेल्टा U प्लस W बराबर। अब यहाँ जैसे ही मैं CV लिखा तो मान के चल रहा हूँ कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है, और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में ये आता नहीं है, इसलिए जो भी हीट होता है वही डेल्टा U हो जाता है। और इस समय हीट को क्या लिखेंगे, NC डेल्टा T तो लिखेंगे कैलोरीमेट्री से NC डेल्टा T, लेकिन CV लगा देंगे कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तभी इसको मैं 0 ले सकता हूँ। तो यानी डेल्टा U वही हो जाता है जो Q होता है, और Q क्या होता है NC डेल्टा T, कब, कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने यहाँ CV लिखा है, इसलिए मैं इसको हीट के बराबर लिख सकता हूँ। इंटरनल एनर्जी में उतना ही चेंज आएगा जितना हीट दिया जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इसलिए मैं डेल्टा U को पूरा का पूरा NCV डेल्टा T कर दिया, क्योंकि CV जैसे ही मैं CV लिखा यानी कांस्टेंट वॉल्यूम कंसीडर किया तो वर्क डन हुआ नहीं, तो DU वही हो गया जो हीट का फॉर्मूला होता है NC डेल्टा T। लेकिन नीचे लिखना है मुझे टोटल हीट गिवन, और यहाँ पे हीट शत्रुघ्न जी ने कैसे दिया है, आइसोबैरिक यानी प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए। तो प्रेशर कांस्टेंट रख के जो हीट देते हैं उसको लिखते हैं NCP डेल्टा T। प्रेशर कांस्टेंट रखे हैं इसलिए यहाँ CP यूज कर दिए हम यहाँ, राइट। अब डेल्टा T ने डेल्टा T को मार दिया, N ने N को तबाह कर दिया। अब CV/CP आ गया। CP/CV होता तो हम गामा लिखते, लेकिन ये तो CV/CP है यानी ये 1/गामा है। तो गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ CP एंड CV। तो कितना फ्रैक्शन हीट का, हीट जितना देते हैं उसका कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी में चला जाता है, तो 1/गामा याद रखना है अब से, ठीक है। और कितना का काम करता है, कितना का काम करता है वो बिल्डर, तो वर्क डन लिखना है मुझे कौन से प्रोसेस में भाई, लिखना है आइसोबारिक। उसमें वर्क डन कितना है देखिए यहाँ PV2 - V1, P डेल्टा V है, तो P डेल्टा V को वर्क डन को हम nRT लिखते हैं, तो PV2 को लिखेंगे nRT2 और PV1 को लिखेंगे nRT1। तो उसमें से nR ले लेंगे तो T2 - T1 डेल्टा T आ जाएगा, यानी P डेल्टा V इक्वल टू nR डेल्टा T। आइडियल गैस इक्वेशन है। नीचे
कांस्टेंट प्रेशर पे देना है हीट, तो हीट देने का फॉर्मूला होता है एनसी डेल्टा टी, और चूंकि कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है इसलिए सीपी यहाँ लगा दिए, सी के जगह पर सीपी लिख दिए। डेल्टा टी ने डेल्टा टी को तबाह कर दिया, एन ने एन को तबाह कर दिया, और ये आर और सीपी बच गया। आर होता है सीपी माइनस सीवी, गामा होता है सीपी बाई सीवी, और आर होता है सीपी माइनस सीवी। ये आर जो होता है ना सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इसको मेयर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? मेयर्स इक्वेशन। तो आर को लिख दिए सीपी माइनस सीवी। अब दोनों को बारी बारी से डिवाइड कर दीजिए, तो सीपी बाई सीपी वन, सीवी बाई सीपी क्या होगा? 1 बाई गामा, क्योंकि सीपी बाई सीवी क्या होता है? गामा। तो सीवी बाई सीपी क्या होगा? 1 बाई गामा, तो 1 माइनस 1 बाई गामा आ गया। अब न्यूमेरिकल में आप ये पूछेगा कि ये आइसोबारिक प्रोसेस में आप अगर डेल्टा क्यू हीट दिए तो कितना वो अपना बिल्डर इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च कर लेगा और कितने का फ्रैक्शन का काम करेगा, तो आप डायरेक्ट आप गामा से पता कर सकते हैं। उसका गामा पता कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका काम करेगा वो और कितना खुद खा जाएगा पैसा। अभी इसका ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का बनाए। इस बार प्रेशर कांस्टेंट रखना है सर, भूलिएगा मत। ठीक है भाई, देखिए वाई एक्सिस पे प्रेशर है कांस्टेंट, हो जा। स्लोप तो 0 आ गया भाई, ये पैरेलल आ गया एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस से कुछ एंगल ही नहीं बनाया, तो एक्स एक्सिस से एंगल नहीं पैरेलल, तो स्लोप 0 लिख दीजिए। और क्या, 0 लिख दिए। इसमें भी प्रेशर, इस बार प्रेशर वाई पे लिए थे तो एक्स पे ले लिए, तो ऐसे कर दिया यहाँ। क्योंकि मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है इसीलिए उसको वर्टिकल में बना दिया। अब इसका स्लोप इनफाइनाइट है क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनाने वाला है, ये 90 डिग्री एंगल ऐसे बन रहा है। तो वाई एक्सिस में चेंज बाई एक्स एक्सिस में चेंज, वाई एक्सिस पे वी है तो चेंज इन वी बाई चेंज इन पी का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि इसका स्लोप क्या है? इनफाइनाइट है। स्लोप कैसे पता चलता है सर कि ज़्यादा है कि कम है? तो स्लोप मतलब लुढ़कना, फिसलने का चांस ज़्यादा कहाँ है? यहाँ पे आप जाके बैठ जाइए, यहाँ पे फिसलेंगे नहीं, पूरा आराम से बैठे रहेंगे तो स्लोप 0। यहाँ पे जाके बैठ के देखिए, पूरा स्लिप करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ स्लोप इनफाइनाइट। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल एक एक दे दीजिए, शत्रुघ्न जी का एग्जाम्पल प्रोसेस का। तो हीटिंग ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेयर, खुला बर्तन में, कुकर में नहीं। पिछले बार कुकर में किए थे, क्या कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना था। अब इस बार खुला बर्तन में, खुला बर्तन में अगर आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो खुला बर्तन में प्रेशर कैसा रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हमेशा रहेगा। तो वो बोल सकते हैं हम कि कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो हीटिंग ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेयर, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड एंड बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, दोनों। खुले बर्तन में आप बर्फ़ को पिघला के पानी बना रहे हैं, बर्फ़ को पिघला के, तो उस समय उसके आजू बाजू कैसा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कुकर के अंदर थोड़े बंद है कि प्रेशर उसको ज़्यादा या कम मिल रहा है। तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड और बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को भी बॉयल कर रहे हैं आप, तो भी खुला बर्तन में अगर कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर कर रहे हैं तो भी आप कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस कंसीडर करेंगे इसको, और शत्रुघ्न जी को याद करेंगे। जय हो शत्रुघ्न महाराज की। अभी लक्ष्मण जी का आगमन होने वाला है, तैयार हो जाइए आप लोग। आइसोथर्मल प्रोसेस, लक्ष्मण जी आइसोथर्मल प्रोसेस हैं। ये स्लो प्रोसेस जो भी होगा, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस जो भी होगा, उसको आप आइसोथर्मल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली स्लो होगा और वॉल से अगर हीट बाहर जा सकता है तो वो हर इंस्टेंट पे अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकता है। मतलब कुकर को आप गर्म कर रहे हैं लेकिन एकदम स्लो कर रहे हैं, स्लो करेंगे तो जितना हीट देंगे एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा उतना। एक्सट्रीमली स्लो तो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा। तो जब वेरी स्लो, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होगा उसको आप कंसीडर कर सकते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर कांस्टेंट जैसे ही हुआ तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होगा जब मॉलिक्यूल को हीट मिलेगा, रैंडमनेस आएगा उसमें। तो इसमें लक्ष्मण जी से बिल्डर एक भी रुपया, जो भी लक्ष्मण जी पैसा देंगे उससे एक भी रुपया वो बचाएगा नहीं, खर्च सब वर्क कर देगा इनका, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा नहीं। ठीक है। टी कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो तो हमेशा होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी।
अब प्रोसेस इक्वेशन इसका क्या है, इसमें चूंकि टी कांस्टेंट हो गया, एनआर बोलता है कि सर हम पहले से कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, पीवी इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। तो जब भी आपको चांस मिले आप लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आइसोथर्मल में। अभी वर्क डन का क्या फॉर्मूला है सर, तो वर्क डन होता है P dV। इस बार P ये ऐसे बाहर नहीं लाना है खींच के, क्योंकि P कांस्टेंट थोड़ा ही है कि P को बाहर लाएं और dV को इंटीग्रेशन V लिख दें dV का। इस बार P नहीं कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। तो ऐसा करते हैं हम कि PV इक्वल टू NRT में P को क्या लिखेंगे, NRT बाई V। तो हम इस P को रिप्लेस कर दिए NRT बाई V से। AP तू यहाँ आ जा रहे, P यहाँ आ गया, NRT बाई V। तो NRT बाई V आया तो उसमें NRT को पकड़ कर बाहर कर देंगे, बाहर जा। NRT कॉन्स्ट, N कॉन्स्टेंट, R कॉन्स्टेंट, T कॉन्स्टेंट। जो कॉन्स्टेंट होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो NRT को बाहर खींच के ले आया। देखिए यहाँ से P इक्वल टू क्या आएगा, NRT बाई V। अब P के जगह पर जैसे ही मैं इतना लिखूंगा, इसमें से ये तीनों बोलेंगे कि सर हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम आम आदमी हैं, बाहर आ जाएगा NRT। V फंस जाएगा बेचारा, क्योंकि dV वेरिएबल है, dV और V यहाँ रह जाएगा। तो वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई V का इंटीग्रेशन सबको पता है कि ln V होता है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी ln V2 माइनस ln V1, और log V2 माइनस V1 को लिखते हैं V2 बाई V1। log का प्रॉपर्टी है। 1 बाई V का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln V, और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे ना, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ln V2 आएगा, और बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ln V1 आएगा, और बीच में माइनस होगा तो ln V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 को लिखते हैं V2 बाई V1, यानी लॉग का प्रॉपर्टी होता है ln V2 माइनस ln V1। जहाँ भी रहेगा ना उसको आप लिख दीजिएगा ln V2 बाई V1, ऐसे डिवाइड। और बीच में प्लस रहता तो सर, तो प्लस रहता तो यहाँ प्रोडक्ट में हो जाता है, मल्टीप्लाई में V2 इंटू V1 हो जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी। अच्छा गुरुजी ठीक है, NRT लिख दीजिए, और ln V2 बाई V1 हम समझ गए। अब चूंकि यहाँ पे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो P1 V1 बराबर P2 V2 है। देखिए यहाँ P1 V1 बराबर क्या आना चाहिए, P2 V2, यानी कि P1 बाई P2 क्या आएगा, V2 बाई V1 आया है। तो जहाँ भी V2 और V1 है उसके जगह पर मैं V2, देखिए V2 बाई V1 को क्या लिखना है, V2 बाई V1 को लिखता है P1 बाई P2, तो P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन का या तो फॉर्मूला लिखेंगे NRT ln V2 बाई V1 या NRT ln P1 बाई P2। ये वर्क डन आया, ये लक्ष्मण जी वाले प्रोसेस में, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू तो जीरो आया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज होगा। जो भी हीट, जो भी पैसा बिल्डर को देंगे लक्ष्मण जी, पूरा का पूरा वो काम कर देगा, पूरा का पूरा वर्क कर देगा उसका। ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ कि T कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट आया, तो ये V नीचे आ जाएगा, तो P इक्वल टू कांस्टेंट बाई V, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V आ रहा है, P प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V, ऐसा कुछ आ रहा है, P प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V, यानी V जब जीरो होगा तो P इन्फिनिटी, अब P जब यहाँ आएगा P जीरो होगा तो V इन्फिनिटी, यानी ये दोनों तरफ इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि एनीथिंग बाई जीरो, जीरो यहाँ लिख देंगे तो 1 बाई जीरो इनफाइनाइट हो जाता है, तो इधर भी इन्फिनिटी की तरफ इधर भी, तो इसको हाइपरबोला बोलेंगे इस ग्राफ को। अब इस ग्राफ को आइसोथर्म भी बोलते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे T कांस्टेंट पे ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए इसको आइसोथर्म भी बोलेंगे इस ग्राफ को। अब PV इक्वल टू कांस्टेंट इसमें है, सही है गुरुजी ठीक है। तो अभी आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, अब इसमें ये भी कांस्टेंट नहीं, ये भी कांस्टेंट नहीं, दोनों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो दोनों वेरिएबल है। तो इसका हो गया P dV और इसका हो गया V TP, मतलब एक बार P को कांस्टेंट रख के V का करेंगे तो dV आएगा, और एक बार V को कांस्टेंट रखते हुए P का करेंगे तो dP आया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया भैया जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अभी इसमें dP यहाँ रहने देंगे dP, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस P dV होगा, और फिर dV ले आया इधर, तो dP बाई dV का वैल्यू क्या हो गया, ये इधर आया था माइनस P और इसका डिवाइड हो गया V, तो माइनस P बाई V, dP बाई dV। तो स्लोप है सर, क्योंकि y एक्सिस पे प्रेशर है और x एक्सिस पे वॉल्यूम, तो चेंज इन P बाई चेंज इन V तो हमको स्लोप देगा।
तो इसका स्लोप आएगा -P/V। जिस समय का वॉल्यूम और जिस समय का प्रेशर पुट करेंगे उस समय का आपको स्लोप मिलेगा। उस समय का यहाँ का स्लोप अलग है तो यहाँ का वॉल्यूम भी अलग है और यहाँ का प्रेशर भी अलग है, तो जिस समय का आप पुट करेंगे उस समय का स्लोप मिल जाएगा। लेकिन हमेशा स्लोप निगेटिव आएगा। देखिए पूरा स्लोप हमेशा निगेटिव है, हमेशा स्लोप क्या है, निगेटिव। एक्स एक्सिस से देखिए ऑब्ट्यूस एंगल बनाया है, 90 से ज़्यादा एंगल रहने पे स्लोप निगेटिव आता है। क्लियर हो गया ये। अब दो डिफरेंट आइसोथर्म बनाए हुए हैं, मतलब ये ग्राफ ब्लैक वाला ग्राफ T1 टेम्परेचर पे है और ब्लू वाला ग्राफ T2 टेम्परेचर पे है। आपको बताना है कि T1 ज़्यादा है कि T2। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें कि ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल अपने मन से। यानी इस लाइन पे प्रेशर क्या है, सेम है, यहाँ का प्रेशर वही है, यहाँ का प्रेशर भी वही है। तो सेम प्रेशर पे वॉल्यूम किस में ज़्यादा आ रहा है, ये वाले का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। देखिए ये आगे है, यानी ये ब्लू वाले का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। तो ये ऐसा कब आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रखने पे आ रहा है। प्रेशर कांस्टेंट रखने पे किसका ज़्यादा आ जा रहा है, तो PV = nRT को याद कीजिए। अगर प्रेशर कांस्टेंट है भाई, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि N और R तो पहले से कांस्टेंट होने के लिए तैयार है। नंबर ऑफ मोल और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये दोनों पहले से कांस्टेंट है। तो बोलता है V कि सर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा कीजिए, क्योंकि P कांस्टेंट यहाँ आप बनाए हैं, ऐसे लाइन लिए हैं, यानी इस लाइन पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो ब्लैक वाले के पास देखिए वॉल्यूम कम है और ये ब्लू वाला जहाँ कट किया है वहाँ का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ज़्यादा जिसका वॉल्यूम है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा कांस्टेंट प्रेशर के लिए, यानी ये ब्लू वाले का टेम्परेचर ज़्यादा है। सो T2 पे ये ड्रॉ किया हुआ था, तो T2 इज़ ग्रेटर देन T1 है। समझ में आ गया बात। तो ये ब्लू वाला हायर टेम्परेचर पे खींचा हुआ है ग्राफ और ब्लैक वाला लोअर टेम्परेचर पे खींचा हुआ है। अब ये जो दो ग्राफ हैं वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को कभी नहीं करेंगे। ये ब्लू वाला ब्लैक वाले को कट नहीं करेगा कभी ग्राफ, ये पैरेलल ऐसे रहेगा डिफरेंट टेम्परेचर पे। क्योंकि अगर ये कट किया तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे दोनों का, जैसे मान लेते हैं ये कट किया एक दूसरे को, ये ब्लैक वाला मान लीजिए ऐसे करेगा नहीं, ऐसे आ गया, तो यहाँ का वॉल्यूम और प्रेशर दोनों के लिए सेम हो गया। तो PV = nRT में प्रेशर और वॉल्यूम अगर दोनों के लिए सेम हो गया और ये तो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कैसे अलग अलग होगा, ये अलग टेम्परेचर ये अलग टेम्परेचर पे होना चाहिए। और जब दोनों का P और V सेम मिलेगा तो टेम्परेचर डिफरेंट हो ही नहीं पाएगा। यानी कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पे खींचे हुए ग्राफ कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। इसका एग्जाम्पल क्या है सर, लक्ष्मण भैया का एग्जाम्पल बताइए। तो बॉयलिंग इज एन आइसोथर्मल, क्योंकि जब बॉयल आप कर रहे होते हैं तो उस समय फेज चेंज होता है और फेज चेंज होते समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो बॉयलिंग करते समय आइसोथर्मल प्रोसेस ले लेंगे। 100 डिग्री पे पानी है तो वो बॉयल होकर वेपर बनते जाएगा, लिक्विड से वेपर बनते जाएगा, लेकिन टेम्परेचर 100 का 100 ही रहेगा क्योंकि फेज चेंज हो रहा है। सडन चेंज, अगर सडन चेंज हो रहा है कोई चीज़, लेकिन उस केस में वेसल को इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होनी चाहिए उसकी, वेसल की। मतलब सडन चेंज हो रहा है तो एकदम जल्दी से हीट निकाल दे, तब टेम्परेचर कांस्टेंट हो पाएगा। अदरवाइज सडन चेंज हो रहा है तो वो आइसोथर्मल नहीं रह पाएगा। कब, जब कंडक्टिंग ना होकर नॉन कंडक्टिंग वॉल है और सडन चेंज हो रहा है तो उसको आइसोथर्मल नहीं लेना है। आइसोथर्मल कब लेंगे, सडन चेंज हुआ और दिया है कि वॉल का इनफाइनाइट कंडक्टिविटी है, यानी जैसे ही हीट सप्लाई किए तुरंत वो सराउंडिंग में भेज देगा, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी का वॉल है। तो सडन चेंज में जब कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो तब भी आइसोथर्मल कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से लक्ष्मण भैया का कहानी कंप्लीट हुआ। इनके कहानी में आपको याद रखना है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट PV = nRT और इक्वेशन ऑफ प्रोसेस या प्रोसेस इक्वेशन PV = कांस्टेंट होता है। वर्क डन का फॉर्मूला nRT ln P1/P2 या nRT ln V2/V1 होता है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ भी नहीं होता है लक्ष्मण भैया, यानी आइसोथर्मल के प्रोसेस में। और P वर्सेस V का ग्राफ ऐसा आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा, और इस ग्राफ का स्लोप आता है -P/V। और डिफरेंट टेम्परेचर पे खींचने पे जो हायर टेम्परेचर वाला है वो ये ऊपर ग्राफ रहता है, लोअर टेम्परेचर वाला ये एक्सिस के ज़्यादा करीब रहता है।
क्लियर हो गया पूरा कहानी। अब राम जी के लिए अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें इन सब प्रोसेस पे न्यूमेरिकल प्लस राम जी वाला प्रोसेस यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस का स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।